नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसके अंतर्गत हमने मौर्य काल से संबंधित जो 5 वीडियोस देखे हैं, तो उन वीडियो को मर्ज करके मैं आपके सामने केवल ये एक वीडियो रख रहा हूँ ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री वाले सेक्शन से 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के हैं, और 30 अंक काफ़ी अधिक मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन में। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखूँ। तो इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित कला, विज्ञान और साहित्य से संबंधित सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। आप इनको एक बार कहीं पर लिख लीजिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा। निश्चित ही आप काफ़ी बेनिफिशियल जोन में रहेंगे जब भी आपका एग्जाम होगा, इतना मुझे विश्वास है। और रीट एग्जाम में देखिए काफ़ी अधिक प्रश्न बने थे। कुछ स्टूडेंटों ने इग्नोर कर दिया था कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आरबीएसई वाली पुस्तकों से प्रश्न आएंगे नहीं, और काफ़ी एक्सक्यूजेस थे उनके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट ने ईमानदारी के साथ हमारे साथ प्रिपरेशन की थी, उनके 60 में से 50 से अधिक प्रश्न सही हुए हैं। ये केवल विश्वास ही है। और देखिए, जो भी मैं मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप माने या ना माने, और जो भी मानेगा उनका फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छा ही स्कोर रहेगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में प्रस्तर यानी पत्थर का प्रयोग किस काल में किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में या फिर गुप्त काल में? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वप्रथम प्रस्तर का कला के क्षेत्र में प्रयोग किया गया था मौर्य काल में। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना है कि मौर्य काल से पहले कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी के जो ईंटें होती थी और जो घास फूस होती थी, उन सभी का प्रयोग किया जाता था कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो देखिए आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से आप ये ध्यान रखिएगा, राजकीय कला और लोक कला। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैगस्थनीज के अनुसार पॉलीब्रोथा नगर किन नदियों के संगम पर स्थित था? देखिए जो पाटलिपुत्र नगर था, इसी पाटलिपुत्र नगर को मैगस्थनीज ने कहा था पॉलीब्रोथा नगर। तो मैगस्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र था वो गंगा और सोन नदी के किनारे पर स्थित था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो पटना है वहीं पर था पाटलिपुत्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। इसकी लंबाई 9.5 मील थी और चौड़ाई 1.25 मील थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसके बीच में तीर चलाने के लिए अनेक छिद्र बने हुए थे। तीसरा कथन है पाटलिपुत्र की 4 दीवारी के भीतर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रासाद था। प्रासाद यानी, या प्रसाद नहीं है, प्रासाद है। तो प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रासाद था जो कि लकड़ी का बना हुआ था, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा। तीनों कथन सत्य दे रखे हैं पाटलिपुत्र नगर के बारे में। तो तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एरियन के अनुसार कौन से महल सूसा और एकबतना के महलों से भी अधिक सुंदर थे? तो ये कौन से महल है? कलिंग के महल, पाटलिपुत्र महल, गिरनार महल या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाटलिपुत्र महल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? बीके थापर, अमलानंद घोष, डीवी स्पूनर या फिर अकलदास बनर्जी? देखिए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र नगर की खुदाई की गई थी डीवी स्पूनर के द्वारा। कब? तो 1912 से लगाकर 1914 के मध्य। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इनमें भी इन्होंने किसकी खुदाई की थी? तो पाटलिपुत्र के अंतर्गत या फिर पटना के अंतर्गत बुलंदी बाग एवं कुम्हरार नामक स्थानों की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कहाँ से 80 प्रस्तर स्तंभों का विशाल महल प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र, बुलंदी बाग, कुम्हरार या फिर कौशल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कुम्हरार से हमें प्राप्त हुआ है 80 प्रस्तर स्तंभों का विशाल महल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इन्हीं महलों को के बारे में फाइयान ने क्या कहा है? फाइयान के अनुसार इन महलों को निश्चित रूप से या तो देवताओं ने बनाया या फिर दैत्यों ने बनाया है। तो ये स्टेटमेंट है फाइयान का इन महलों के बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के महलों को क्या कहा गया है? सुप्रियम, देवाना प्रियदर्शी, सुगाडग या फिर कोई नहीं। देखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के महलों को कहा गया है सुगडग। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? नेक्स्ट आगे चलते हैं। एकास्म स्तंभ के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए, करेक्ट आंसर होगा एकास्म जो स्तंभ है इनके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्तंभ यष्टि और शीर्ष भाग। तो यहाँ पर आप साइड में जो फोटो है यहाँ पर जो ये दे रखा है, तो ये क्या है? ये फर्स्ट भाग है जिसे स्तंभ यष्टि कहा जाता है, जो और ऊपर वाला ये भाग है इसको कहा जाता है शीर्ष भाग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये स्तंभ है इसको क्या कहा जाता है? एकास्म स्तंभ। स्तंभ का वह भाग जो एक ही पत्थर को तराशकर बनाया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभ यष्टि, फलक, हर्मिका, कोई नहीं। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्तंभ यष्टि। यहाँ पर आप देखिए जो ये नीचे वाला भाग है ये एक ही पत्थर का है, तो एक ही पत्थर को तराश कर जो बनाया जाता है वो कहलाता है स्तंभ यष्टि। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किस स्थान से अशोक के स्तंभ पर हाथी प्राप्त हुआ है? सांची, सारनाथ, संकिंसा या फिर रामपुरवा? देखिए, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 संकिंसा स्थान से हमें अशोक के स्तंभ पर एक हाथी प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, साइड में इसका यहाँ पर फोटो दे रखा है। संकिंसा कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, यूपी। आप ये ध्यान रखिएगा। सांची कहाँ पर है? सांची है मध्य प्रदेश में, एमपी में। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ भी यूपी में है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और रामपुरवा है बिहार में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। और ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि संकिंसा से जो अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है उसके ऊपर क्या है? हाथी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ पर एक सिंह नहीं बना हुआ है? रामपुरवा बिहार, लोरिया नंदनगढ़ बिहार, कोल्हा या फिर सारनाथ? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो सारनाथ स्तंभ है उस स्तंभ पर एक सिंह नहीं बना हुआ है। बाकी जो हमें रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़ और कोल्हा से स्तंभ मिले अशोक के, उन पर एक सिंह बना हुआ है। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीनों स्थानों का नाम ध्यान रखना है। तीनों स्थानों के स्तंभ पर एक सिंह बना हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। सांची और सारनाथ के अशोक स्तंभ पर कितने सिंह बने हुए हैं? तो देखिए, सांची और सारनाथ से जो अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए उन पर 4 सिंह बने हुए हैं। आगे जो हमने देखा था उन 3 स्थानों पर केवल एक सिंह बना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक पीछे हैं, तो 4 सिंह बने हुए हैं सांची और सारनाथ के स्तंभों पर। आगे चलते हैं। अशोक के रुमिनदेई जो कि नेपाल में है, स्तंभ पर कौन सा पशु बना हुआ है? तो देखिए, अशोक के रुमिनदेई स्तंभ पर अश्व पशु बना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में अश्व ना हो और वृषभ दे रखा हो तो आप वृषभ को सही करके आए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्तंभों की चौकी पर दाना चुगते हुए हंस के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, सांची या फिर सभी? देखिए, जो ये तीनों स्थान हैं इन तीनों स्थानों में हमें प्राप्त होते हैं चौकी पर दाना चुगते हुए हंस के साक्ष्य। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा तो बिहार में है, सांची है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ पर कितने पशुओं की आकृतियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 4 पशुओं की आकृतियां हैं अशोक के स्तंभ पर। 4 पशु कौन कौन से? हाथी, अश्व, बैल और सिंह। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है? कोल्हा, सारनाथ, लोरिया नंदनगढ़ या फिर सांची? देखिए, करेक्ट आंसर होगा अशोक का जो पहला स्तंभ है वो है कोल्हा वाला। आप कोल्हा का जो अशोक का स्तंभ है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है। और जस्ट मैंने आगे आपको बताया था कि जो कोल्हा का जो स्तंभ है, ये कोल्हा कहाँ पर है ये आप ध्यान रखिएगा, वैशाली बिहार में।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस कोल्हुआ स्तंभ पर केवल एक सिंह बना हुआ है। जस्ट मैंने आपको आगे बताया था, कोल्हुआ वाला एक है लोरिया नंदनगढ़ और एक है रामपुरवा। इन तीनों स्तंभों पर केवल एक सिंह बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। अशोक का सर्वोत्तम स्तंभ कौन सा है? सांची, सारनाथ, लोरिया नंदनगढ़ या फिर रामपुरवा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक का सर्वोत्तम स्तंभ है सारनाथ वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ है वो है रुमुंदेई, नेपाल वाला। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसका ये चित्र दे रखा है। आगे चलते हैं। अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़, सारनाथ, सांची या फिर रामपुरवा? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो लोरिया नंदनगढ़, बिहार में जो अशोक का स्तंभ है वो सबसे सुरक्षित स्तंभ माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अशोक के स्तंभों को किसकी स्तंभों की नकल माना जाता है? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, डेरियस या फिर फिलाडेल्फस? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अशोक के जो स्तंभ है इनको नकल माना जाता है डेरियस के स्तंभों की। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि डेरियस ने भी देवानाप्रिय की उपाधि धारण की थी। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि अशोक ने डेरियस के स्तंभों की नकल की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। और देखिए अंतर भी है, जो डेरियस के स्तंभ है और जो अशोक के स्तंभ है। जो डेरियस के स्तंभ है उनमें सबसे ऊपर जो शीर्ष भाग है उसमें मानव की मूर्तियाँ लगी हुई है, जबकि अशोक के स्तंभों में सबसे ऊपर पशुओं के मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है। और भी काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो ऐसा मानना गलत है ये। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अशोक के स्तंभों की विशेषता है? ये एकास्म पत्थर को काटकर बनाए गए हैं, ये स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं, इन पर उल्टा कमल बना हुआ है, शीर्ष भाग में पशुओं की आकृतियां हैं, वह स्तंभ सपाट हैं, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चारों कथन यहाँ पर सत्य है अशोक के स्तंभों के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो थर्ड नंबर कथन दे रखा है, इन पर उल्टा कमल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टा कमल यहाँ पर बना हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? अर्वांगमुखी कमल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शीर्ष भाग में पशुओं की आकृतियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? 24,000, 44,000, 56,000 या फिर 84,000? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 84,000। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये एक स्तूप का फोटो दे रखा है। आगे चलते हैं। सामान्यतः स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए करेक्ट आंसर होगा सामान्यतः स्तूपों के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से? शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, संकल्पित स्तूप और उद्देशिक स्तूप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वे स्तूप जो बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियों पर निर्मित हुए क्या कहलाए? शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, संकल्पित स्तूप या फिर उद्देशिक स्तूप? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जो शारीरिक स्तूप है, इनकी ये परिभाषा यहाँ पर दे रखी है कि वे स्तूप जो बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियों पर निर्मित हुए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई सामग्रियों पर निर्मित स्तूप क्या कहलाए? तो भगवान बुद्ध ने जो भी सामग्रियाँ यूज़ की थी उन पर भी बाद में स्तूप बना दिए गए थे, तो इस प्रकार के स्तूप कहलाए थे पारिभोगिक स्तूप। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संकल्पित स्तूप क्या होता है? इच्छा पूर्ति के लिए मनौती के रूप में जो स्तूप बनाए जाते थे उनको कहा जाता था संकल्पित स्तूप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ धनी लोग होते थे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो स्तूप बनाते थे। उद्देशिक स्तूप क्या थे? ऐसे स्तूप जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था, जैसे कि सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनारा और कपिलवस्तु। तो इन सभी स्तूपों को कहा गया है उद्देशिक स्तूप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तूप का भाग है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
छत्र, तोरण द्वार, यष्टि, सोपान, हर्मिका, वेदिका, अंड, मेधि और सभी। देखिए यहाँ पर जितने भी ये दे रखे हैं ये सभी स्तूप के भाग है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं यहाँ पर इस चित्र में। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने दे रखा है। यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या है? ये है हर्मिका। और यहाँ पर ये जो चारों ओर जो चक्कर लगाने का भाग होता है इसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा यहाँ पर ये जहाँ से हम मंदिर के अंतर्गत एंट्री लेते हैं, स्तूप यहाँ पर ये इसके अंतर्गत, तो ये है तोरण द्वार। और यहाँ पर ये है मेधी। आगे एक और फोटो है उसमें हम और देखेंगे, इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर कम दे रखा है। आगे चलते हैं। अशोक के स्तूप और उनके स्थानों को सुमेलित करें। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सही देख सकते हैं। देखिए जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश दो ऑप्शन में है, बी और सी। तो फर्स्ट का ए तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। बी दोनों ऑप्शन में दे रखा है बी, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। फिर है भरहुत स्तूप, ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, तो फिर इसका सी होगा। तो बी, सी और जो सारनाथ स्तूप है ये है उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन सा स्तूप कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर स। आगे चलते हैं। सांची के स्तूपों का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो देखिए सांची के स्तूपों का सर्वप्रथम पता लगाया गया था, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जनरल रायलट के द्वारा। यहाँ पर ये जो स्तूप दे रखा है ये सांची का स्तूप है और काफ़ी ये भव्य है। यहाँ पर नीचे फैक्ट भी दे रखा है कि स्तूपों में सबसे विशाल और श्रेष्ठ है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखिएगा। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम, जनरल रायलट, अम्लानंद घोष या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा भरूच स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी खोज की गई थी कनिंघम के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कहाँ से मिली यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है? धौली, परखम, दीदारगंज, बुलंदीबाग। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो परखम से मिली यक्ष की मूर्ति है उसको कहा गया है मणिभद्र। तो यहाँ पर ये मणिभद्र की जो ये मूर्ति यहाँ पर ये दे रखी है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कहाँ से मिली यक्ष की मूर्ति को चाम्बर ग्राहिणी कहा गया है? पटना, परखम, दीदारगंज या फिर बुलंदीबाग। तो देखिए चाम्बर ग्राहिणी यक्ष की मूर्ति को कहा गया है दीदारगंज में, तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चाम्बर ग्राहिणी यहाँ पर ये मूर्तियाँ दे रखी है चाम्बर ग्राहिणी की। आगे चलते हैं। कहाँ से एक रथ का पहिया प्राप्त हुआ है? पटना, परखम, दीदारगंज या फिर बुलंदीबाग। देखिए बुलंदीबाग से हमें एक रथ का पहिया प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। कहाँ पर एक चट्टान को काटकर हाथी बनाया गया है? धौली, परखम, दीदारगंज या फिर बुलंदीबाग। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धौली में एक चट्टान को काटकर हाथी बनाया गया है। यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये कहाँ पर है? यह धौली में है। स्तूप का वह भाग जो छत्र को सहारा देने के लिए बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? तोरण द्वार, यष्टि, सोपान या फिर हर्मिका। देखिए करेक्ट आंसर होगा ये कहलाता है यष्टि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है छत्र। यहाँ पर 3 छत्र है और इन छत्रों को सहारा देने के लिए जो बनाए गए हैं ये क्या है? यष्टि। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यष्टि। यष्टि के जस्ट नीचे जो ये वाला भाग है ये क्या है? ये है हर्मिका। और ये क्या है? ये है अंड। इसके अलावा यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? 15, 18, 6000 या फिर 26। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। अधिकरण यानी भाग, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुल प्रकरण कितने हैं? तो कुल प्रकरण 180 है और कुल श्लोक कितने हैं? 6000। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी ये 15 अधिकरण या 15 भाग हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा कौन कौन से हैं।
आप अगर उन्हें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांगों का वर्णन है? पहला, दूसरा, पांचवा या फिर छठा? तो देखिए, अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण या फिर छठे भाग में राज्य के सप्तांगों का वर्णन है। तो छठा अधिकरण कौन सा है, इसका नाम क्या है? छठे अधिकरण का नाम है मंडल योनि। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें राज्य के सप्तांगों का वर्णन है। राज्य के सप्तांगों में शामिल नहीं है राजा, नगर, अमात्य, जनपद। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नगर। तो राज्य के सप्तांगों में कौन कौन शामिल है? एक है राजा, एक है अमात्य, एक है जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इंडिका पुस्तक का लेखक मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो देखिए, किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सेल्यूकस या फिर फिलाडेल्फस? देखिए, करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में। यहाँ पर ये चंद्रगुप्त के पास ये रहता है। और देखिए, वर्तमान में जो इंडिका पुस्तक है ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था? चंद्रगुप्त, सेंट्रोकोटस, पॉलीब्रोथा या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस नाम से संबोधित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मेगस्थनीज ने किन बातों का वर्णन इंडिका पुस्तक में किया था? अकाल नहीं पड़ने का वर्णन, लेखन कला के अभाव का वर्णन, 7 जातियों का वर्णन, दास प्रथा नहीं होने का वर्णन या फिर सभी? तो देखिए, इन सभी बातों का वर्णन मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किया था। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, कौन है? शिवेंद्र, सोमदेव, विशाखदत्त या फिर हेमचंद्र? देखिए, करेक्ट आंसर होगा, मुद्रा राक्षस जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं विशाखदत्त। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त को घनानंद का पुत्र बताया गया है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, व्रत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाखदत्त या फिर हेमचंद्र? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षेमेंद्र है वृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें चंद्रगुप्त को नंद वंश का बताया गया है। आगे चलते हैं, कथा चरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोमदेव है कथा चरित सागर के लेखक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। परिशिष्ट पर्वन पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि एक जैन ग्रंथ है ये। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस पुस्तक के लेखक है हेमचंद्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। तो ये लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के हैं भद्रबाहु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको जो 15 अधिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये जो मेरे सेल्फ नोट्स है वो दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, जो पहला अधिकरण है वो कौन सा है? विनयाधिकारिक। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या दे रखा है? राजा द्वारा अनुशासन। जो सेकंड अधिकरण है वो है अध्यक्ष प्रचार, जिसमें 26 अध्यक्ष और उनके कार्यों का वर्णन है। जो तीसरा अधिकरण है वो है धर्मस्थीय, जिसके अंतर्गत धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालयों का वर्णन है। चौथे अधिकरण में कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालयों का वर्णन है। पांचवें अधिकरण में क्या है? इसका नाम क्या है? योग व्रत यानी कि राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन है। छठे अधिकरण का नाम मैंने आपको आगे बताया था मंडल योनि, जिसमें राज्य के सप्तांगों जो सप्तांग अंग है इनका वर्णन है। सातवें अधिकरण का नाम है षाड्गुण्य। तो इसमें क्या है? 6 तत्वों से युक्त विदेश नीति। आठवें अधिकरण में क्या है? तो व्यसनाधिकारिक इसका ये नाम है। इसमें वर्णन क्या है कि एक राज्य के लिए घातक दुर्गुण क्या क्या हो सकते हैं। नौवें अधिकरण का नाम क्या है? नौवें अधिकरण का नाम है अभ्यास क्रम। इसके अंतर्गत क्या है?
दूसरे राज्यों पर आक्रमण संबंधी जो निर्देश दे रखे हैं वो इसमें है। 10वें अधिकरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है सांग्रामिक। इसमें युद्ध में विजय होने के जो नियम हैं उनका वर्णन है। युद्ध में विजयी बनने के लिए कौन कौन से नियम हैं। जो 11वां अधिकरण है इसका नाम है संघव्रत, जिसमें मित्र राज्यों से आपसी फूट के नियम इसमें दे रखे हैं कि कोई भी दो मित्र राष्ट्र है उनमें फूट कैसे डालनी है, उनसे संबंधित। जो 12वां अधिकरण है इसका नाम क्या है? आबलियस। इसके अंतर्गत क्या दे रखा है कि कमजोर राजा जो शक्तिशाली राजा है उससे कैसे बचाव करें। 13वां जो अधिकरण है वो है दुर्ग लंबोपाय। इसके अंतर्गत क्या है? किलों पर कैसे विजय पाए। 4था अधिकरण है औपनिषदक। इसके अंतर्गत औषधि और मंत्रों के महत्व के बारे में दे रखा है और उनके प्रयोगों के बारे में। और जो अंतिम अधिकरण है या फिर अंतिम भाग 15वां, इसका नाम है तंत्र युक्ति और इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के नियम दे रखे हैं। तो ये 15 भाग है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये सभी आपको बताए हैं। चंबरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? महरौली, दीदारगंज, बड़ौदा या फिर राजघाट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दीदारगंज से हमें प्राप्त हुई है चंबरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर। और देखिए जो ये यक्षिणी की मूर्ति है, ये इसकी जो ऊंचाई है ये आप ध्यान रखिएगा 6 फीट 9 इंच। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये है पटना, बिहार में। आगे चलते हैं। मणिभद्र की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? परमखम, दीदारगंज, बड़ौदा या फिर राजघाट से। देखिए मणिभद्र की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है परमखम से। परमखम मथुरा के पास है, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी मूर्ति पर हमें मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में एक लेख भी लिखा हुआ मिला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हंसते हुए बालक की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज, बड़ौदा, राजघाट या फिर बुलंदीबाग से। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा हंसते हुए बालक की मृण मूर्ति हमें प्राप्त हुई है बुलंदीबाग से। तो फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बुलंदीबाग से हमें एक नर्तक की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मौर्य काल में कितनी गुफाएं मिलने का वर्णन मिलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7 गुफाएं मिलने का वर्णन हमें मिलता है मौर्यकालीन गुफाओं का। आगे चलते हैं। बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं मिली हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए करेक्ट आंसर होगा बराबर की पहाड़ियों में हमें कुल 4 गुफाएं मिली हैं। 4 गुफाएं कौन कौन सी? कर्ण चौपार, सुदामा, लोमर ऋषि और विश्व झोपड़ी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं मिली हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए नागार्जुन की पहाड़ियों में हमें 3 गुफाएं मिली हैं। कौन कौन सी? गोपिका, वहिका और वधहिका। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 और नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाएं, तो कुल मिलाकर हमें 7 गुफाओं का वर्णन मिलता है मौर्यकालीन गुफाओं का। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नागार्जुन की गुफाएं किसने बनाई थी? तो जो ये नागार्जुन की 3 हमें पहाड़ियों में जो 3 गुफाएं मिली है, ये किन के द्वारा बनाई गई है? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ या फिर बृहदत्त। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन की पहाड़ियों में जो स्थित गुफाएं हैं ये बनाई गई थी दशरथ के द्वारा, अशोक का पौत्र दशरथ, इसके द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लोमर्स ऋषि गुफा किसने बनाई थी? तो देखिए लोमर्स ऋषि गुफा ये बनाई गई थी दशरथ के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये लोमर्स ऋषि गुफा किन पहाड़ियों में है? तो बराबर की पहाड़ियों में। कर्ण चौपार व सुदामा गुफा किसने बनाई? तो देखिए ये दोनों गुफाएं बनाई गई थी अशोक के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक। विश्व झोपड़ी गुफा किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ या फिर बृहदत्त। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक द्वारा बनाई गई थी विश्व झोपड़ी नामक गुफा, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। और देखिए कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। मौर्य काल से संबंधित कला, साहित्य और
विज्ञान से संबंधित। तो आपको जितने भी फैक्ट आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो आप कहीं पर लिख लीजिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी छोड़ना कि आपको हमारी सीरीज़ किस प्रकार लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।